हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। पृथ्वी सूर्य के 50 लाख किलोमीटर नज़दीक आने वाली है और यह स्थिति इस जनवरी में ही बनने वाली है। इस विषय पर चर्चा करेंगे और छोटी सी जानकारी में ग्रहों या ग्रह उच्च का जो स्थिति है या नीच की स्थिति है उसको कैसे देखते हैं वास्तविक, उसको भी हम यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे। लेकिन 50 लाख किलोमीटर अगर पृथ्वी सूर्य के नज़दीक चली जाएगी तो ऐसी स्थिति में भी हमारे यहाँ पर अगर भारत की बात करें तो इतनी गर्मी क्यों नहीं पड़ती है, ठंड क्यों पड़ती है जनवरी के महीने, इस विषय पर भी जानेंगे। सबसे पहली तो स्थिति यह कि पृथ्वी जो है वह सूर्य का चक्कर काट रही है। एक दीर्घ वृत्ताकार, यूँ मानकर चलेंगे एक वृत्त है, उस पर घूम रही है। और अगर आपने पढ़ा हो तो केपलर का नियम है कि पृथ्वी जो है उसकी कक्षा अंडाकार कक्षा है, गोल नहीं है, अंडाकार कक्षा है। आप यहाँ पर चित्र से भी समझ सकते हैं कि पृथ्वी जो है वह सूर्य का चक्कर काट रही है, एक अंडाकार कक्षा है उसकी। और साल में 2 बार ऐसी स्थितियाँ बनती है जब एक बार तो आप इस चित्र में देखें ध्यान से, एक बार ऐसी स्थिति बनती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है और दूसरी चित्र में आप देख रहे हैं वहाँ पर आपको पता लगेगा कि पृथ्वी जो है सूर्य के नज़दीक आ जाती है। तो आप एक तरफ देखेंगे आपको पता लगेगा कि यहाँ पर मैंने स्पष्ट तौर से लिखा है 4 जनवरी 2025 को यह स्थिति बनेगी। पृथ्वी जो है वह सूर्य के निकट आएगी और यह योग केवल साल में एक बार ही बनता है। और अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई, जैसा कि इस चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखें। और जो नज़दीक वाली स्थिति है उसको उपसौर बोलते हैं, पेरिहिलियन बोलते हैं या फेरिलियन बोलते हैं। और 4 जुलाई जो स्थिति है उसे अपसौर बोलते हैं, एफिलियन बोलते हैं। तो हिलियन का मतलब सूर्य से है। अब सबसे पहले तो यह समझें कि अंडाकार कक्षा है, लेकिन सूर्य जो है वह मध्य में नहीं है, एकदम सेंटर में नहीं है। आप ध्यान से देखें तो पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर काट रही है वह बात अलग है, लेकिन सूर्य केंद्र में नहीं है। सूर्य केंद्र में अगर होता तो दोनों तरफ बराबर स्थिति होती, लेकिन सूर्य केंद्र से कुछ हटा हुआ है। और इसी कारण से जब पृथ्वी एक बार चक्कर काटती हुई 4 जुलाई के दिन आती है तो स्थिति अलग होती है। बहुत सी बार हमने देखा है कि इसमें 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई तक स्थिति बनती है और जनवरी में भी 3, 4, 5 जनवरी के आसपास यह स्थिति बनती है। यदि इस वर्ष देखें 2025 में तो दिनांक 4 जनवरी, जैसा कि मैंने इस चार्ट में लिखा है, 4 जनवरी के दिन शाम को, रात्रि को 8 बजे के लगभग 2025 4 जनवरी को यह नज़दीक स्थिति में होगी। पृथ्वी सूर्य के नज़दीक वाली स्थिति में होगी। अब यह दूरी इस समय कितनी दूरी होगी? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होगी? 14,71,03,686 किलोमीटर। और दूरी वाली स्थिति कब होगी? 4 जुलाई के दिन 1:24 AM, मैंने लिखा भी है 2025, 4 जुलाई 2025, 15,20,87,738 किलोमीटर दूरी होगी। अब आप एक बात समझें कि अगर यह सूर्य सेंटर में होता तो दोनों तरफ कितना होता, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा भी है 14,96,00,000, दोनों तरफ समान स्थिति होती, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन सामान्य तौर से अगर आप कहीं पर भी पढ़ेंगे तो औसत दूरी बताई है 14,96,00,000, 96 लाख, यह औसत दूरी बताई है। लेकिन एग्जैक्ट स्थिति क्या होती है? साल में एक बार यह नज़दीक स्थिति बनती है, उस समय 14 करोड़
और 71 लाख किलोमीटर वाली दूरी होती है। और एक बार जो है जुलाई के आसपास जो स्थिति बनती है वहाँ 15 करोड़ और 21 लाख किलोमीटर वाली स्थिति बनती है। अब सेंटर में होता तो कोई बात ही नहीं, दोनों तरफ बराबर स्थितियाँ होती, लेकिन 4 जनवरी के दिन पृथ्वी सूर्य के नज़दीक आ जाती है। अब इस बार की स्थिति भी मैंने बता दी, इस चार्ट में आप आसानी से देख सकते हैं कितनी दूरी रहेगी। तो यह जो है अगर इसको देखा जाए, ध्यान से देखा जाए, तो कितनी दूरी 50 लाख किलोमीटर दूरी हुई या नहीं हुई, आप ध्यान से कैलकुलेट करें। इधर तो आप देखेंगे तो 15 करोड़ 21 लाख और इधर 14 करोड़ 71 लाख। अगर इसको इसमें से घटाएंगे तो कितनी स्थिति बन गई, 50 लाख के लगभग स्थिति बन गई। वैसे अगर इसको एग्जैक्ट देखेंगे तो 49,84,052 किलोमीटर वाली स्थिति बनेगी। अब ये 25 लाख जो नीचे लिखा है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का मतलब यह होता है कि 1414 करोड़ 96 लाख जो है, अगर उसको अगर हम मानकर चलें, दोनों तरफ से मध्य बिंदु मानकर चलें, वहाँ से अगर ये हटा हुआ है तो उसका डिफरेंस आएगा 25 लाख वाला दोनों तरफ, इसलिए यहाँ 25 लाख किलोमीटर लिखा है। लेकिन नज़दीक स्थिति कब बनेगी, 4 जनवरी के दिन। तो अब एक बात और आती है कि यहाँ पर सूर्य की सायन स्थिति क्या होगी। जिस दिन हम देख रहे हैं सूर्य को, 4 जनवरी के दिन देख रहे हैं, पृथ्वी नज़दीक आ गई। अब नज़दीक तो आ गई लेकिन फिर भी हमारे यहाँ तो ठंड है, गर्मी बिल्कुल नहीं है, ठंड पड़ रही है भारत में तो, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। और सूर्य किस रेखा पर है, मकर, सायन मकर राशि पर प्रवेश कर चुका है, सूर्य उत्तरायण हो चुका है। उत्तरायण का वीडियो जरूर देखें। सूर्य वास्तव में उत्तरायण कब होता है, आप सभी तो यह जानते हैं कि 14 जनवरी के दिन सूर्य उत्तरायण होता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के किसी भी ग्रंथ में 14 जनवरी में सूर्य उत्तरायण होता है ऐसा नहीं लिखा है, तो उस वीडियो को भी जरूर देखें। मकर रेखा पर लंबवत सूर्य की किरणें, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो जो दक्षिणी गोलार्ध है वह सीधा प्रभावित हो रहा है सूर्य से, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी। और क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, यहाँ पर सूर्य की तिरछी रोशनी पड़ेगी, इसलिए हमारे यहाँ ठंड रहेगी नज़दीक आने के बाद भी। और 4 जुलाई के दिन अगर आप देखेंगे तो उस दिन तो पृथ्वी बहुत दूरी पर हो जाएगी। अगर यहाँ देखें इस चित्र से, हर साल यह स्थिति बनती है, तो वहाँ पर हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि वह किस गोलार्ध में है सूर्य। उस समय 22 जून के आसपास कर्क रेखा पर आएगा, तो ऐसी स्थिति में 4 जुलाई के दिन गर्मी तो होनी ही है, इस बात को समझना भी ज़रूरी है। मान लीजिए कोई गर्म छड़ है, वह आपके पैर पर लगे तो पैर का अंगूठा गर्म होगा, या कोई गर्म रोशनी है अगर पैरों पे डालेंगे तो पैर गर्म होंगे, सिर पे डालोगे तो सिर गर्म होगा। इसी प्रकार से सूर्य जो है उसकी सीधी रोशनी जो है, प्रकाश है, नज़दीक तो आ गया, लेकिन उसकी सीधी किरणें जो है अगर दक्षिणी गोलार्ध पर पड़ेगी, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो वहाँ पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ उच्च नीच की क्या बात करें, सबसे पहले तो इस विषय को समझना भी बहुत ज़रूरी है। ज्योतिष शास्त्र के किसी भी ग्रंथ में उच्च नीच वाली स्थिति को सही ढंग से किसी ने भी नहीं समझाया है कि सूर्य 0 से 10 डिग्री के बीच में उच्च का होता है मेष राशि पर, और तुला राशि पर भी होता है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी यही स्थिति बन रही है, 4 जनवरी और 4 जुलाई, मतलब 180 डिग्री। अगर राशियों से देखें तो ठीक 6 महीने हो रहे हैं, एक बार नज़दीक आ रहा है, एक बार दूर हो रहा है, वापस 6 महीने बाद नज़दीक आएगा, वापस दूर हो जाएगा। और यह स्थिति 4 जनवरी के लगभग ही बनेगी नज़दीक वाली, और जुलाई में 4 जुलाई के नज़दीक ही बनेगी दूर वाली स्थिति। ध्यान से इस बात को नोट कर लें, सूर्य और पृथ्वी के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। अब ज्योतिष शास्त्र के किसी भी ग्रंथ में यह स्पष्ट नहीं लिखा है
कि सूर्य जो है 0 से 10 डिग्री के बीच में उच्च का तो होता है, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है या सैद्धांतिक गणित क्या है, इसको स्पष्ट तौर से किसी भी ग्रंथ में किसी भी विद्वान व्यक्ति ने लिख कर नहीं दिया है। इस बात को समझना भी बड़ा जरूरी है। तो फिर यह उच्च नीच की अवधारणा आई कहाँ से? यह इन ग्रहों से ही आई है। लेकिन हम गणित कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर एक बात और नोट करें कि ऊपर मैंने लिखा है पृथ्वी की गति तेज और पृथ्वी की गति धीमी, यह भी लिखा है। तो यह एक साधारण सा नियम है कि कोई भी प्लेनेट यदि सूर्य के नज़दीक स्थिति में होगा तो वहाँ पर उसकी गति बढ़ जाएगी। पृथ्वी भी जब सूर्य के नज़दीक आएगी उसकी गति बढ़ जाएगी, और जब पृथ्वी दूर होगी 4 जुलाई के दिन तो उस दिन उसकी गति कम होगी, उतनी तेज नहीं होगी जितनी 4 जनवरी के दिन है। यही चंद्रमा के साथ भी होता है। उसे उपभू अपभू बोलते हैं, पेरिजी अपोजी बोलते हैं अंग्रेजी में। चंद्रमा भी जब चक्कर काटता है पृथ्वी के तो ऐसी स्थिति बनती है जब वो नज़दीक आता है, क्योंकि उसकी भी अंडाकार कक्षा है। तो जब नज़दीक आएगा, पृथ्वी के नज़दीक स्थिति बनेगी तो उसकी गति बढ़ जाएगी। दूर स्थिति में होगा तो गति उतनी तेज नहीं होगी। वहाँ फिर तिथि टूट जाती है, क्षय हो जाती है, गति बढ़ेगी, चंद्रमा की गति बढ़ जाएगी तो तिथि क्षय हो जाएगी। या एक दिन में दो की जगह तीसरी तिथि का भी प्रवेश हो जाएगा, एक तिथि को क्षय होना पड़ेगा। और चंद्रमा यदि दूरी पर है पृथ्वी से, अंडाकार कक्षा में घूम तो रहा है, भ्रमण तो कर रहा है, लेकिन दूरी स्थिति में होगा, दूर वाली स्थिति में होगा तो गति धीमी होगी, तो वहाँ तिथि वृद्धि हो जाएगी। बहुत सी बार आपने देखा होगा एकादशी आज भी है, 24 घंटे से ज़्यादा हो गई, कल भी थोड़े समय के लिए रहेगी। हालांकि 26-27 घंटे से ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन कभी भी 48 घंटे नहीं होती है, लेकिन 24 घंटे से अगर गति धीमी है तो 24 घंटे से ज़्यादा समय तक वह तिथि चलती है। उसके पीछे कारण यही है। तो आपने इस उपसौर और अपसौर को तो समझ लिया होगा कि पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर काटती है तो साल में 2 बार ऐसी स्थिति बनती है। एक बार तो बहुत दूरी पर होती है और एक बार बहुत नज़दीक स्थिति में भी आती है, उस समय उसकी गति बढ़ जाती है। 2026 में देखेंगे तो 3 जनवरी के दिन यह स्थिति बनेगी, 27 में देखेंगे तब भी 3 जनवरी को यह स्थिति बनेगी, 28 में देखेंगे तो 5 जनवरी को यह स्थिति बनेगी नज़दीक वाली, और 2029 में देखेंगे तो 2 जनवरी के दिन यह स्थिति बनेगी। लेकिन यह स्थितियां इसी समय में बनती है। और आपने यह भी जाना कि ठंड जो है क्यों पड़ती है, क्योंकि सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो यहाँ ठंड ही पड़ेगी। गर्मी तो दक्षिणी गोलार्ध में जो देश होंगे वहाँ पर पड़ेगी। अब उच्च नीच की अवधारणा कहाँ से आई? कि यहीं से आई। सूर्य यदि पृथ्वी के निकटतम स्थिति में होगा तो इसे उच्च स्थिति कहा गया है वास्तव में देखें तो। और नीच बिंदु वह है जहाँ सूर्य पृथ्वी से सूर्य बहुत दूरी पर होगा, 4 जुलाई के दिन बहुत दूरी पर स्थिति है सूर्य की, तो वह नीच बिंदु कहलाएगा। सामान्य ढंग से मैंने आपको इस विषय को समझाया है। तो सूर्य जो है, अब आप देखें वहाँ पर तो सायन स्थिति देखें, अगर ग्रहों की सायन स्थिति अगर वास्तव में देखें तो कर्क पर होगा 4 जुलाई के दिन सूर्य। और सायन स्थिति अगर 4 जनवरी के दिन देखेंगे, वैसे तो हम निर्यन स्थिति देखते हैं उसमें धनु पर होता है, और उस समय देखेंगे तो मिथुन पर होता है 4 जुलाई के दिन। लेकिन सायन स्थिति अगर देखें तो उस दिन कर्क पर होगा 4 जुलाई के दिन। और यहाँ पर जो है मकर राशि पर सूर्य का गोचर चल रहा है, सायन देखें तो 4 जनवरी जो है यहाँ पर सूर्य उच्च स्थिति में होगा, और 4 जुलाई के दिन इस वर्ष सूर्य नीच स्थिति में होगा। तो यह है पुराने, अगर कहीं सिद्धांत ग्रंथों में अगर आप शीघ्रोच्च मंदोच्च को पढ़ेंगे तो ग्रहों की दूरी वाली स्थिति और नज़दीक वाली स्थिति को स्पष्ट किया गया है। तो वहाँ से पता लगता है कि ग्रह अगर नज़दीक है तो वह उच्चतम स्थिति में है, दूर है तो वह नीच स्थिति में है। यहाँ पर पृथ्वी और सूर्य के बीच में अगर इस स्थिति को देखें, सूर्य जो है पृथ्वी के नज़दीक आया है तो यही वास्तविक उच्च स्थिति है। सूर्य का प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा नज़दीक स्थिति में कोई व्यक्ति
आएगा, अगर आपके संपर्क में आएगा तो वहाँ उसका अच्छा प्रभाव रहेगा। आपके घर पर अगर कोई व्यक्ति है तो उसका प्रभाव रहेगा, अगर दूरी पर है तो उसका प्रभाव नहीं रहेगा। तो इस विषय को समझना भी बड़ा ज़रूरी है। कहीं कहीं विद्वानों ने इस विषय पर लिखा है कि यही उच्चतम स्थिति है और दूरी वाली जो स्थिति है वह नीचतम स्थिति है। तो वर्ष में इस स्थिति को समझना भी बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारी स्थितियाँ बनती है ग्रहों की, अलग अलग ग्रहों की देखेंगे तो अलग अलग स्थितियाँ बनती है, अलग अलग ग्रहों का अलग अलग चक्र है। लेकिन साल में ये जो तारीखें हैं, 2 तारीखें हैं, लगभग 2 समय हैं, इनको कभी नहीं भूलना चाहिए यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया कि गति तेज क्यों होती है पृथ्वी की, पहली बात। इसे क्या बोलते हैं, नज़दीक वाली स्थिति को क्या बोलते हैं, दूर वाली स्थिति को क्या बोलते हैं, और यह नज़दीक आ जाएगा तो कितने करोड़ और कितने लाख किलोमीटर नज़दीक आ जाएगा, इस स्थिति को भी हमने समझा। और एक बात आपने यह भी समझी कि सूर्य जो है, पृथ्वी जो परिक्रमा कर रही है सूर्य की, तो सूर्य जो है वह एकदम सेंटर में नहीं होता है। केपलर का नियम है, इसको पढ़ना भी बड़ा ज़रूरी है। तो केपलर के सिंपल से 3 थ्योरी है, उसमें से एक थ्योरी यह भी है कि जब कोई ग्रह जो है उसकी कक्षा है उसमें सेंटर पॉइंट पर सूर्य नहीं होता है। सूर्य को अगर समझें, केवल सूर्य की बात करें तो सूर्य सेंटर पॉइंट पे नहीं होता है। अन्य स्थितियों में भी स्थिति वही बनती है। तो सूर्य को समझना ज़रूरी है कि सूर्य कहाँ पर है, कैसी स्थिति में है, और पृथ्वी का झुकाव, अक्ष का झुकाव कितना है। उस कारण से मौसम हमारे यहाँ ठंडा क्यों है, गर्मी कहाँ ज़्यादा है। तो जब ज्योतिष की कक्षाएं होती है तो उसमें केवल यही बात नहीं है कि फलित पढ़ो, सिद्धांत में ये बातें आती है, सिद्धांत में गणितीय प्रक्रिया आती है, और होरा वगैरह जो है, सिद्धांत, संहिता और होरा, तो संहिता और होरा में ये सारी बातें आती है। फिर वहाँ फलित की बातें हम समझते हैं, किस ग्रह का क्या फल होगा। लेकिन गणित को समझना बड़ा ज़रूरी है। आजकल लोग लैपटॉप लेकर सारी चीज़ें देख लेते हैं, कब कौन सा ग्रह किस राशि में आ रहा है, लेकिन उनकी वास्तविक स्थितियाँ कब कैसे बनती है उसको समझना भी बड़ा ज़रूरी है। ज्योतिष में इस विषय को समझना बहुत ज़रूरी है। और यह विषय आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।